Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Prataksha Divedi, and today we'll be doing class 8th history's first chapter, that is Introduction, How, When, and Where. और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी सबसे पहली हेडिंग है वो ही ये पूछ रही है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेज. अब हमें पता है कि हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑल अबाउट द क्रोनोलॉजी कि किस हिसाब से किस तरीके से चीजें हो रही हैं एक के बाद एक एंड अबाउट दी डेट्स. तो हमें पता है कि हिस्ट्री में डेट्स की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ओके. There was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the day on which rulers were crowned or battles were fought. ठीक है, तो हमें पता है कि हिस्टोरियंस को बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी डेट्स में. प्लस वो लोग ये डिबेट्स होते थे बहुत ज्यादा कि ठीक है कि नहीं भाई रूलर ने क्राउन इस डेट पे लिया था, तो कोई बोलता था नहीं नहीं इस डेट पे उनको ही वाज क्राउन्ड एज द किंग. तो ये सारी चीजें चलती रहती थी. उसके बाद इन द कॉमन सेंस नोशन हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स. जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हिस्ट्री इज nothing without the dates. It's all about the chronology and the dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि भाई हिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, इतनी डेट्स हैं कौन याद करे. तो वही चीज यहाँ पे दी है बिकॉज वो कंसेप्शन कितना सच है वो हम देखते हैं. हिस्ट्री है अबाउट द चेंजेस. ठीक है, किस तरह से चीजें विद टाइम चेंज हो रही हैं. इट इज अबाउट फाइंडिंग ऑन हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. अब हम म्यूजियम जाते हैं. ठीक है, तो म्यूजियम में हम बेसिकली क्या देखते हैं, पुराने समय की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की कुछ चीजें, जैसे कि उनकी कटलरी कैसी थी, उनके वेपन्स कैसे थे, उनके क्लोथ्स कैसे थे, उनके कार्पेट्स कैसे थे, उनके हाउस होल्ड चीजें कैसी थी, उसके बाद उनके सिटी लेआउट्स कैसे थे. प्लस जब हम उसे मॉडर्न डे से कंपेयर करेंगे तो हम देखते हैं कि नहीं हमारी चीजें बहुत डिफरेंट है. So history is also about how things were in the past and how things are in the present. अब हम फोर्ट्स जब घूमने जाते हैं, ठीक है, तो हम किलों में जाके, महलों में जाके, पैलेसेस में जाके क्या देखते हैं कि दे हैव दिस वेरी लैविश रॉयल लाइफ. ये उनका रूम हुआ करता था, ये अलग था, ये अलग था. फिर हम उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ से कंपेयर करते हैं कि हम कैसे घरों में रह रहे हैं या हमारे यहाँ कितने अब विद टाइम चेंजेस हो गए हैं. सो हिस्ट्री इज बेसिकली अबाउट before and after. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabited. तो वही बातें हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे अगल बगल टेक्नोलॉजी है जिसे हम इतना वो नहीं करते, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट ऐसा हमेशा तो नहीं था. ठीक है, लाइक इफ वी गो अ फ्यू इयर्स बैक, हम सिर्फ इंडिपेंडेंस के टाइम तक चले जाते हैं, तब भी हमें पता रहता है कि हम कितने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, है ना. हमें पता था कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज्यादा लैक कर रही थी. एंड देन विद इन दीज फ्यू इयर्स, विद इन लाइक लेट्स से 7-8 डेकेड्स, हम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं. तो बेसिकली हमें यही बता रहा है कि हमें वो सारी चीजें नोटिस करनी चाहिए कि अगर कोई चीज अभी हमारे अगल बगल है तो वो क्या हमेशा से वैसे थी, वो किस तरह से इवॉल्व हुई. वी शुड नॉट बी टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ऐसी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम. बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और मंथ. ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस होते हैं टाइम रिलेटेड होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा टाइम को पर्टिकुलर ईयर और पर्टिकुलर मंथ से ही डिनोट करें. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happens over a period of time. है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्रोसेस करने में when it happens over a period of time. People in India did not begin drinking tea
one fine day they developed the taste for it over time. अब I've heard stories from my mom that her grandmother used to tell her that they were not initially introduced to tea. It was Britishers who introduced them to tea. So tea is not something that originated in India. Yeah, later on plantations होने लगी असम साइड, दार्जिलिंग साइड, ये सारी जगह, बट टी ओरिजिनली इंडिया में नहीं था. तो ब्रिटिशर्स आके एंड दे मेड अस एडिक्ट ऑफ टी. नाउ लेट्स सी. There can be no one clear date for process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established. अब देखा जाए तो हम बैटल ऑफ प्लासी को मानते हैं कि भाई इस टाइम पे ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हुआ था, बट उसकी भी कोई एक स्पेसिफिक डेट नहीं है. तो इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, चीजें दे हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल कोविड वायरस आया, ठीक है, तो जब हम कोविड वायरस की बात करेंगे तो कोविड वायरस में हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई 20 दिसंबर 2019 को कोविड वायरस स्टार्ट हो गया, ठीक है. इट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और हम ये नहीं बोल सकते कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को कोविड वायरस खत्म हो गया. इसमें हम कोई भी एक स्पेसिफिक डेट नहीं दे सकते. वैसे ही ब्रिटिश रूल है, रॉबर्ट क्लाइव आए सबसे पहले, ठीक है, वो अपना चार्टर लेके आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से. तो वो कब निकले, यहाँ कब आए, ये हम उसे कंसिडर करें या हम बैटल ऑफ प्लासी को कंसिडर करें, किसको कंसिडर करें. तो इसलिए हमने बेसिकली एक डेट नहीं ली है, चूज करी है. तो हम हिस्ट्री में कभी भी एक डेट के हिसाब से नहीं चल सकते, बिकॉज थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. All these things happened over a stretch of time. We can only refer to a span of time and an approximate period over which particular changes become visible, right? We can say that British established their rule over a few years, है ना, या इस ईयर से लेके और इस ईयर तक के बीच में उन्होंने एकदम अपना प्रॉपर एक्सपेंशन कर लिया था. तो हम बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम को रेफर कर रहे हैं जिसमें चीजें होती रहती हैं. Why then do we continue to associate history with a string of dates? अब ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं लोगों के मन में कि जब इट इज नॉट अबाउट जस्ट अ सिंगल डेट एंड इट इज नॉट बेसिकली अबाउट डेट्स, देन व्हाई डू वी एसोसिएट हिस्ट्री विद डेट्स? तो देखिए, दिस एसोसिएशन हैज रीजन. Where was a time when there was a time when history was an account of battles and big events. ठीक है, एक ऐसा समय था जब हिस्ट्री सिर्फ बैटल्स का अकाउंट रखती थी, बड़े इवेंट्स का अकाउंट रखती थी. उसके बाद जो रूलर्स थे और उनकी पॉलिसीज थे उसका अकाउंट रखते थे. हिस्टोरियंस wrote about the year king was crowned, the year he married. तो बेसिकली पर्टिकुलर चीजें एक किंग के बारे में कि भाई इस दिन शादी हुई, इस दिन he was born, इस दिन he got married, इस दिन he won the best war of his life, and then particular then he was defeated, this particular day he had a son, this particular day he had a successor. तो ये सारी चीजें वो नोट किया करते थे उस समय के हिस्टोरियंस जो थे, ठीक है. For events such as these, specific dates can be determined, and in histories such as these, debates about dates continue to be important. अब अगर particularly for example आपका बर्थडे है तो वो तो आपको पता ही रहेगा ना. इट इज नॉट अ प्रोसेस दैट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. या फॉर एग्जांपल अ किंग इज क्राउन्ड, सो ही विल बी क्राउन्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे. हिज क्राउनिंग सेरेमनी विल नॉट बी कंटिन्यूइंग ओवर अ ईयर और 6 months. तो ये सारी चीजें लोग ध्यान में रखते थे, इसलिए यहाँ पे वो पर्टिकुलर डेट्स जो थे वो डिनोट कर दिया करते थे. Now, हमने क्या देखा है हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में? Of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. ठीक है, they look at how people earned their livelihood. किस तरह से लोग अपना livelihood earn करते थे. For example, अपनी वो जो होता है ना कि आप अपना
एक होता है आपकी फैमिली में कोई ब्रेड विनर है, तो ही इज अर्निंग द लाइवलीहुड कि किस तरह से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, जो फूड रिक्वायरमेंट्स है उसे मेंटेन करेंगे। तो वैसे ही हिस्टोरियंस इसका रिकॉर्ड रखते थे कि किस तरह से लोग अपना लाइवलीहुड मेंटेन करते थे, अर्न करते थे, वो क्या प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे। अब अगर हमने हड़प्पा या मोहनजोदारो के बारे में पढ़े तो हम सबने पढ़ा है कि उस टाइम पे वो लोग क्या खाते थे, क्या ट्रेडिंग होता था, बाटर सिस्टम होता था, या फिर वहां पे किस तरह का एटमॉस्फेयर था, किस तरह के उनके घर थे, उनकी सिमेट्री कैसी थी, उनकी पॉटरीज कैसी थी। तो ये सारी चीजें हमने एक अकाउंट में है हमारे पास, राइट। हाउ किंग किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटीज। जब हम कभी भी किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम डेफिनेटली पढ़ रहे होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि विच डेट्स, किस क्राइटेरिया के हिसाब से डेट्स को सेट किया जाता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, डेट्स जो सिलेक्ट करी जाती हैं, ठीक है, वो होती हैं विच वी कंपोज आवर स्टोरी, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो जो डेट्स सेलेक्ट हो रही होती हैं वो होती हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज द पर्टिकुलर स्टोरी। फॉर एग्जांपल लेट्स से ब्रिटिश, हम ब्रिटिश राज का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम वही स्टोरी चूज करेंगे एंड देन वी विल बी चूजिंग द डेट्स अराउंड इट। ओके, सो लेट्स सी which we compose a story of the past and are not important on their own. Okay, they become vital because we focus on a particular set of events as important. हम कुछ डेट्स ऐसी भी होती हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इवेंट्स को डिस्प्ले कर रही होती हैं या फिर मतलब रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। ओके, if our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अब हम अगर किसी और चीज पे ध्यान देने लगे या किसी और इशू पे ध्यान देने लगे तो हो सकता है हमारे पास एक नया सेट आ जाए। अब जैसे हम क्या बोलते हैं कि हमें 200 सालों तक हमने ब्रिटिश राज को झेला है, तो ये जो 200 साल है ये हमने कैसे मार्क कर रखे हैं, ये हमने इसी हिसाब से तो मार्क कर रखे हैं ना कि इसके अराउंड जो सेट ऑफ इवेंट्स हुए हैं ब्रिटिश इंडिया के, उसमें सेम वही आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे which we have been discussing. Okay, so now let's see, क्या हम हिस्ट्री को, can we not write about the history of this period in a different way? ठीक है, so how do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of governor general? तो हम डिफरेंट डिफरेंट जो इंडियन सोसाइटीज है ना उनके क्या कहते हैं हिस्ट्री को ध्यान में रखेंगे, बट हम उसको किस फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे, गवर्नर जनरल्स के फॉर्मेट में। ओके, सो हमें ये देखना है कि हम उसे कैसे गवर्नर जनरल्स के जो पैटर्न है डेट डिस्ट्रीब्यूशन के उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। When we write history or a story, we divide it into chapters. तो हम ऐसा कैसे करते हैं, why do we do this, हम ऐसा क्यों करते हैं कि अगर हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं या कोई स्टोरी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर्स में क्यों डिवाइड कर देते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम हर चैप्टर को एक कोहेरेंस दे सके, ठीक है, किसी तरह का कुछ ना कुछ कोहेरेंस हम हर चैप्टर को दे सके। इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिश हिस्ट्री को चैप्टर्स में डिवाइड ना करें, ठीक है, and we started directly from that how Britishers came and how foreign travelers came, the Portuguese, the Dutch, the French, and then हम डायरेक्टली आ जाए आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे, बीच के चैप्टर्स फिर कहीं और करते हैं। अगर हर चीज को हम पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी में ना करें और पर्टिकुलर चैप्टर्स में ना डिवाइड करें, so it will be very tough for people to understand and it will make no sense, it will be a lot more vague for everybody. That is why history is divided into several segments and chapters. Okay, in the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling.
अब अगर मैं किसी से बोलूं कि मुझे कोई बोले कि तुम मुझे ब्रिटिश इंडिया की कहानी सुनाओ, तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें कि ब्रिटिशर्स को चार्टर मिला, ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहली फैक्ट्री उन्होंने सूरत में लगाई, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी फैक्ट्री अपनी कहाँ लगाई, फोर्ट विलियम में, उसके बाद सिराजुद्दौला के साथ क्या क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी क्या थी, बैटल ऑफ बक्सर क्या थी, उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद आपका टीपू सुल्तान के साथ उनकी जो भी लड़ाइयाँ हुई, जो भी वॉर्स हुए, देन हाउ दे स्टार्टेड कैप्चरिंग, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आया, सब्सिडरी अलायंस आई, ये सारी चीजें मैं एक से के बाद एक करके उन्हें स्टोरी की तरह समझाती चली जाऊंगी, राइट? सो आई हैव आल्सो डिवाइडेड it into several segments and chapters in my brain. Okay. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then we do? तो जो हिस्ट्री है गवर्नर जनरल की, उसमें जो इंडियंस की एक्टिविटी है वो सिंपली उसमें फिट ही नहीं होती है, ठीक है, उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? What then we do? Clearly, what then we do? What then do we do? Clearly, we need another format for our history, ठीक है? अगर इंडियंस की हिस्ट्री उसमें फिट नहीं हो रही है गवर्नर जनरल की हिस्ट्री में, तो उसके लिए हमें हिस्ट्री का फॉर्मेट बदलना पड़ेगा, राइट? This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. फिर हमें एक नई सेट बनानी पड़ेगी डेट्स की, ठीक है? वी हैव टू मेक अ न्यू सेट ऑफ डेट्स। नाउ लेट्स सी कि हम पीरियडाइज कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल 1817 में जेम्स मिल, ठीक है, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, अगर आगे यू विल बी ऑप्टिंग फॉर इकोनॉमी देन यू विल स्टडी अबाउट मिल, ठीक है, और वो पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। उन्होंने पब्लिश करी थी अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जेम्स मिल। इसमें उन्होंने डिवाइड करा था इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में। तो इसमें हम बेसिकली सीखेंगे किस तरह से हम पीरियडाइज करते हैं हिस्ट्री को, ठीक है। उन्होंने किसमें किया था? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, इसमें उन्होंने पीरियडाइजेशन किया था। तो ये जो पीरियडाइजेशन था ये वाइडली एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसे वाइडली एक्सेप्ट किया। कैसे? कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री? अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो अलग है और गलत भी हो सकता है। Why do we try and divide history into different periods? हम ऐसा क्यों करते हैं कि हम हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड में डिवाइड करते हैं, ठीक है? हम ये इसलिए करते हैं ताकि हम कैप्चर कर सके द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम, इट्स सेंट्रल फीचर्स एज दे अपीयर टू अस। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपके जान पहचान में कोई लिटरेचर में मेजर्स कर रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, तो वो दे विल आल्सो एक्सप्लेन यू कि किस तरह से लिटरेचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइम पीरियड्स, है ना। वो कुछ आपका रोमांटिक एरा के शायद लिटरेचर पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ विक्टोरियन एरा के पढ़ते हैं। ऐसे इफ वी टॉक अबाउट फैशन, ठीक है, फैशन इज आल्सो डिवाइडेड कि विक्टोरियन एरा में कुछ और था, है ना। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो साउथ इंडिया में फैशन था किसी पर्टिकुलर डायनेस्टी के टाइम पे वो कुछ और था, नॉर्थ इंडिया में कुछ और था। तो इस तरह से हर चीज मोस्टली पीरियड में डिवाइड हो जाती है, पीरियडाइजेशन हो जाता है उनका, ठीक है। सो द terms through which we periodize is demarcate the difference between periods. अगर आपसे पूछे what is periodization, then that is to demarcate the difference between the periods, become important. They reflect our ideas about the past, ठीक है, वो हमारे आइडियाज बताते हैं पास्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल ने लिखी, तो इसमें 90% ऐसी चीजें होंगी जो इनकी अपनी आइडियोलॉजी होगी, राइट। अब इन्होंने इसको 3 में जो पीरियडाइज किया, हिंदू में, मुस्लिम्स में और ब्रिटिश में, तो ये भी इनकी अपनी थिंकिंग थी, राइट, कि मैं इसी तरह से कैटेगराइज करूंगा। अब जैसे हमारी हिस्ट्री, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वो कैसे डिवाइडेड है? इट इज एंशियंट, इट इज मिडिवल एंड देन वी हैव व्हाट? वी हैव मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी पीरियडाइज करने के पीछे रीजन है। अब एंशियंट में हम क्या पढ़ते हैं? हम हड़प्पा मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, हम अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देन वी स्लोली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स व्हाट? देन वी
स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द डायनेस्टीज, एंड देन जब हम मिडिवल में आते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ने लगते हैं, हम प्रॉपर पूरी मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ने लगते हैं। फिर धीरे धीरे हम 15th-16th सेंचुरी के एंड तक कहाँ आ जाते हैं, हम मॉडर्न में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का आना चालू हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमने डीमार्केट कर दी है, पीरियडाइज कर दी है इंडियन हिस्ट्री में भी। ओके, तो मिल को ये लगा था कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं वो ठीक है लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे यूरोप से। अब पता है मैंने, क्योंकि मेरी मेजर्स है पॉलिटिकल साइंस में, तो हम एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं यूरोसेंट्रिज्म, ठीक है, या फिर द यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड। तो क्योंकि यूरोप के बहुत से देशों की बहुत कॉलोनीज थी, तो वहां पे ना कोई एक ऐसी चीज थी जिसे हम यूरोसेंट्रिज्म कहते हैं। यूरोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जो भी है ना सब यूरोप में है, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री को इस तरह से मैनिपुलेट करो दैट एवरीथिंग इज अबाउट यूरोप। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि जितनी भी आपकी एशियन सोसाइटीज हैं वो लोअर लेवल पे है सिविलाइजेशन के यूरोप के कंपैरिजन में। ये भी किसका रिजल्ट है, ये यूरोसेंट्रिज्म का रिजल्ट है, एंड इट इज नथिंग गुड। यूरोपियंस की आदत थी, ब्रिटिशर्स की आदत थी इंडियंस को इंफीरियर फील करवाने की, हम कहीं से भी इंफीरियर नहीं थे। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया बिफोर, ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल द कंट्री, ठीक। Religious intolerance, caste taboos, and superstitious practices dominated social life. British rule mill felt could civilize India. ठीक है, इनको ये लगता था कि हम तो भाई अनपढ़ गवार अनसिविलाइज्ड हैं और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही आके हमें सिविलाइज कर सकते हैं। Again, what I told you, this is a Eurocentric thinking. India it was necessary to introduce European manners, arts, institutions and laws in India. तो मतलब बेसिकली उनको ये लगता था कि इंडिया में अगर हम यूरोपियन तौर तरीके और ब्रिटिश तौर तरीके लगा देंगे तो इंडिया सिविलाइज हो जाएगा। फिर चाहे वो पढ़ाई लिखाई के तरीका हो, बैठने का हो, खाने का हो, मार्केट हो, हमारी एवरीथिंग शुड गेट एंग्लिसाइज्ड, मतलब इंग्लिश बन जाए, हम लोग बेसिकली हर तरह से अंग्रेज बन जाए, ठीक है। और उनको ये लगता था कि इंडिया केपेबल नहीं है प्रोग्रेस के बिना किसके, ब्रिटिशर, ठीक है। तो ये जो आइडिया है हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन, ठीक है। ब्रिटिश रूल्स वो सारी रिप्रेजेंट करते थे फोर्सेस किसकी, प्रोग्रेस की और सिविलाइजेशन की, इस आइडिया ऑफ हिस्ट्री के हिसाब से। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वाज ऑफ डार्कनेस, कि मतलब जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया एक बहुत ही अनसिविलाइज्ड लाइफ जी रहा था एज पर देम, ओके। कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे, इट कैन नॉट बी। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट करते होंगे बट देन इट कैन नॉट बी। वी वर नो वे लैकिंग बिहाइंड, हमारे हमें सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं बोला जाता था। वी वर इकोनॉमिकली, educationally, socially, culturally well equipped. In fact, when we talk about architecture and science, we were way ahead. हमारे वेदों में you will be finding everything A to Z that is being taught nowadays in various foreign universities, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बट ये अगेन यूरोसेंट्रिक सोच थी। In any case, can we refer to any period of history as Hindu and Muslim? Did not a variety of faiths exist simultaneously in these periods? अब we had Buddhist, we had people from the Jain community also. तो हम ऐसे हिंदू मुस्लिम में, सिख कम्युनिटी से भी लोग थे, तो हिंदू मुस्लिम में सिर्फ हम कैटेगराइज या पीरियडाइज नहीं कर सकते थे, ठीक है। Why should we categorize an age only through the religion of rulers of the time? ठीक है, to do so is to suggest that the lives and practices of others do not really matter. अब ये बेसिकली मिल ने जो थ्योरी दी थी ना उसका क्रिटिसिज्म है कि हम सिर्फ रिलीजन्स पे नहीं डिवाइड कर सकते। इंडिया में और भी रिलीजन्स थे। दूसरी बात, अगर हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स को वही रूलर्स रूल कर रहे थे उस हिसाब से डिवाइड करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो बाकी रूलर्स थे उनकी कोई वैल्यू नहीं है, या बाकी जो रिलीजन्स हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना हुआ है। उसके बाद हमें ये भी रिमेम्बर करना चाहिए दैट इवन रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया
did not all share the same faith. Okay, now let's see. अब हम हटते हैं थोड़ा ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से. Historians have usually divided Indian history, as I have told you earlier, into what? Into ancient. Then what do we have? We have medieval. And what do we have next? We have modern. So it is basically categorized or periodized into three. What is it? Let's repeat. It's ancient, it is medieval, and it is modern. This division too has its problems. It is periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity. जैसे कि साइंस हो गया, रीजन हो गया, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी. दिस इज ऑल्सो बेसिकली borrowed. तो ये डिविजन भी हमारा क्या है, प्रॉब्लमैटिक है. इट इज नॉट दैट गुड. अब मिडिवल जो है, ये जो टर्म यूज हुआ था, ये डिस्क्राइब हुआ था, ये यूज हुआ था टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी, ठीक है, जहां पे ऐसे फीचर्स थे मॉडर्न सोसाइटी के जो नहीं एग्जिस्ट करते थे. कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have what? Equality, freedom or liberty, which is very obvious. हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में भी कि किस तरह से British rule में there was no equality for Indian people, hardly freedom and liberty were existing. Nor was the period of the economic growth and progress. सबसे ज्यादा और सबसे deadly brutal famines को ने इंडिया को तब हिट किया है only when there was British rule, and people died in millions, but nobody kept account, because Britishers did not, they were not very interested in the Indian people. All they were interested was कि हम कैसे खुद को अमीर बना सके इंडिया को लूट के. Many historians therefore refer to this period as colonization, मतलब colonial period. ठीक है, हम पढ़ते हैं ना ब्रिटिश colonization, हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो इसको हम कहते हैं colonial period, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें हमारी कॉलोनी बना लिया. अब हम पढ़ते हैं कि colonial period क्या होता है, या what is colonial. Okay. So यहाँ पे बेसिकली हम यही दिया किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमें कॉन्कर किया और फिर अपना रूल जो है उसे एस्टैब्लिश किया, सब्जुगेट किया लोकल नवाब्स और राजास को. ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे किस तरह से उन्होंने एस्टैब्लिश किया कंट्रोल हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी के ऊपर. तो दिस इज ऑल अबाउट दी हाउ वी बिकेम अ ब्रिटिश कॉलोनी. ओके, नाउ उन्होंने कलेक्ट किया रेवेन्यू हमसे, सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, उन्होंने गुड्स खरीदे हमसे बहुत ही कम प्राइसेस पे, एंड देन उन्होंने बाहर जाके उन्हें हायर प्राइसेस पे बेचा. तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे. हम भी पढ़ेंगे किस तरह से चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में ब्रिटिश रूल में, ठीक है, हमारे वैल्यूज में, हमारे टेस्ट में, कस्टम्स में, प्रैक्टिसेस में. तो वी विल बी स्टडीइंग ऑल ऑफ इट. नाउ लेट्स मूव टू द अदर पार्ट, दैट इज हाउ डू वी नो. What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? तो बेसिकली जो हिस्टोरियंस थे, अब जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम जैसे ये बुक भी जो है आपकी हिस्ट्री की, इसमें भी आप ये तो देखोगे ना कि हिस्टोरियंस ने क्या सोर्सेज यूज किए. अब हिस्टोरियंस उस एरा में जाके रह तो नहीं रहे हैं, तो कुछ तो उन्होंने सोर्सेज यूज करे होंगे कि पर्टिकुलर बुक लिखने के लिए. तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऐसे रिकॉर्ड्स रखता है. वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स होंगी, रिकॉर्ड्स होंगे, राइटिंग्स होंगी, जो कि जिससे हेल्प लेके हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह से चीजें उस टाइम पे हुआ करती थी. ठीक है, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पोर्टेंट, कि हर चीज को लिखना, नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation has to be clearly written up. This is very important. ठीक है, इसके बाद जब एक बार ये हो गया, ये सब प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज को,
इस पे हम डिबेट कर सकते हैं। अगर कहीं किसी इवेंट में या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ गई है, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट, कि भाई ये प्रॉब्लम आई कैसे, है ना, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, पिछले साल इतना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ था, इतना क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें इसीलिए लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कन्वेक्शन प्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। ये जो कल्चर था, इसी वजह से ये सारी चीजें जो थी वो प्रोड्यूस हुई। अब ब्रिटिश को ये भी लगा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उन्हें क्लियर केयरफुली प्रिजर्व भी करना चाहिए। अगर अभी आप जाके और गूगल पे सर्च करो ना, कुछ ऐसे लेटर्स जो ब्रिटिश जनरल्स ने लिखे थे या फिर इंडियंस ने लिखे थे ब्रिटिशर्स को, तो वो अभी भी आपको मिल जाएंगे, बिकॉज दे आर सो वेल प्रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद वो रिकॉर्ड रूम्स थे, ठीक है, वहां पे जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स को रखते थे, ठीक है, द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्टरेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरीट, द लॉ कोर्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जो थी, दे ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। रिकॉर्ड रूम्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब जहाँ पे कोई भी डिसीजन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उन सब चीजों को आप कहीं स्टोर कर सकते हो एक प्रॉपर क्या रिकॉर्ड बना के, ठीक है। उसके बाद क्या थे हमारे पास, वी हैड आर्काइव्स, वी हैव म्यूजियम्स, ठीक है, जिसको एस्टैब्लिश कर दिया गया और प्रिजर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को। उसके बाद जो लेटर्स थे, मेमोज थे, उन्हें एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थी मूव किया जाता था, ठीक है, जो अर्ली इयर्स थे 19th सेंचुरी में उसमें, ताकि उन्हें फिर से आर्काइव्स में वो लोग स्टोर कर सकें, फिर बाद में जिन्हें जरूरत हो वो उन्हें पढ़ सकें। हम क्या और पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं स्टडी एंड नोट रिपोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने जो बनाई थी वो। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्टिव्स that was sent by officials at the top to provincial administrators. उसके बाद in the following years of the 19th century these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें कॉपी किया गया, ठीक है। फिर जो कैलीग्राफिस्ट थे उन्होंने अच्छे से इन चीजों को लिखा, उन्हें स्टोर किया, और इसीलिए जो स्पेशलाइज करते हैं, अच्छा, कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, जो स्पेशलाइज करते हैं इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। अब आई एम नॉट अ कैलीग्राफिस्ट, बट आपने देखा होगा ना, कुछ लोग ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सा लिखते हैं, and then they write in various ways, you know, like some may write like this. I'm not a calligraphist, I'm giving an example, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन्होंने फिर उन रिकॉर्ड्स को वापस से लिखा, कॉपी किया, and then they started writing it. ये क्या है, the National Archives of India came in the 1920s, ठीक। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to Viceregal Palace. This location reflects the importance of these institutions had in British imagination. ठीक है, ब्रिटिशर्स के लिए आर्काइव्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीजों पे इतना ज्यादा ध्यान दिया। अब देखते हैं हम कि सर्वेज भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सर्वे क्या होता है वो देखते हैं। The practice of survey also became important under the colonial administration. हमारा जो पहला इनफैक्ट सेंसस था, ठीक है, अगर सेंसस आप लोगों को ना पता हो तो सेंसस क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ना सेंसस होता है, जिसे हम हिंदी में जनगणना कहते हैं, गणना कहते हैं। तो इससे बहुत सी चीजें पता चलती हैं। अब इससे क्या क्या चीजें हमें पता चल रही होती हैं, जैसे कि सेक्स रेशो क्या है फीमेल एंड मेल का, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है, कितनी पर कम्युनिटी पॉपुलेशन है, रिलीजन पॉपुलेशन क्या है, कितने लोगों के यहाँ क्या इम्यूनिटीज हैं, कितने लोग रह रहे हैं, डेंसिटी क्या है एक एरिया की, उसके बाद कहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन कैसी है। तो ये सारी चीजें सेंसस की। और इंडिया में जो पहला सेंसस हुआ था वो हुआ था लॉर्ड मेयो के अंडर। तो इससे ये हमें बिल्कुल पता चलता है कि ब्रिटिशर्स के लिए सर्वे, सेंसस, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ओके,
नाउ लेट्स सी उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश बिलीव दैट कंट्री हैड टू बी प्रॉपर्ली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड, इसीलिए दे बिलीव्ड इन सर्वेज। उसके बाद अर्ली 19th सेंचुरी तक डिटेल्ड सर्वेज होने लगे, ठीक है। उसके बाद किस लिए, मैप करने के लिए पूरी की पूरी कंट्री को। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड, ठीक है। The effort was to know the topography, the soil equality, the flora, the fauna। तो ये सारी चीजों के लिए ये विलेजेस में भी सर्वेज जो थे वो करवाने लगे, ठीक है। सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years, वही जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया, जिससे बहुत सारी चीजें पता चलती थी हमें। व्हाटएवर आई टोल्ड यू, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद देयर वर मेनी अदर सर्वेज, जैसे कि बोटैनिकल सर्वेज होते थे, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज, फॉरेस्ट सर्वेज। तो ये सारे सर्वेज हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ करते थे। What official records do not tell। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या क्या चीजें नहीं बताते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सारे कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स से हमें ये पता चलता, हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, कि क्या है ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और ये हमें वही बताएंगे जो ऑफिशियल सोचते थे। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा, ठीक है, मैंने मान लो आप मैं एक ब्रिटिश ऑफिशियल हूँ और मैंने बकायदा कुछ एक डॉक्यूमेंट है मेरा और वो आर्काइव में है, बट व्हेन यू विल रीड इट यू विल नॉट बी रीडिंग, maybe you will not be reading the entire reality, you will be reading what I want to tell you, है ना, क्योंकि वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वही है कि हम इसमें ये पढ़ते हैं जो ऑफिशियल्स सोचते हैं। और वो किस चीजों में इंटरेस्टेड थे, ठीक है, एंड व्हाट दे विश्ड टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, वो क्या चीजें प्रिजर्व करना चाहते थे, वो किस में इंटरेस्टेड। ये सारे जो रिकॉर्ड है ये हमेशा हमें हेल्प नहीं करते चीजों को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, या फिर कंट्री क्या फील कर रही थी। बट देन अगर आप किसी इंडियन फ्रीडम फाइटर या फिर हमारे किसी लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके डॉक्यूमेंट्स या उनके लिखे हुए लेटर्स पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ उस टाइम पे कंट्री क्या फील कर रही थी, नॉर्मल लोग क्या फील करते। बट देन अगेन वो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, वो प्रॉपर एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी रिप्रेजेंटिंग or representing the thoughts of the entire country. Now let's see. उसके लिए हमें कहीं और देखना पड़ेगा। अब वो हम कहाँ से देखेंगे? When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. Though they are more difficult to get than official records, we have what? We have diaries of people. अब हम सब ने मतलब I don't know, मैंने तो पढ़ी थी 6th या 7th में, मुझे याद है एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी है हमने, बहुत सारे लोगों ने, अगर आपने से पढ़ी हो तो आप जानते हैं कि उस डायरी से हमें क्या पता चलता है, हमें जो वॉर की ब्रूटैलिटीज हैं उसके बारे में पता चलता है एक बच्ची की नजर से, है ना। तो वही है कि हमारे पास क्या होता है, डायरीज होती लोगों की, अकाउंट्स होते हैं पिलग्रिम्स के, ट्रैवलर्स के, उसके बाद ऑटोबायोग्राफीज इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, उसके बाद पॉपुलर बुकलेट्स जो वहां पे बिकती थी लोकल बाजार में। तो ये जो सारी चीजें थी इससे हम जो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं दे सकते थे इंफॉर्मेशन, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलती, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलती, ठीक है। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. ठीक है। उसके बाद जितने भी सोर्सेज हैं however ये प्रोड्यूस होते थे बाय दोज हु वर लिटरेट। अब ऑब्वियसली जो लिखेगा, जो लिख पढ़ सकता है वो ऑब्वियसली एक लिटरेट इंसान होगा, और ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, ये सब किसके होते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, लिटरेट थे। और फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स, द पीजेंट्स, जो वर्कर्स थे माइंस में, पुअर लोग जो थे स्ट्रीट्स में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी तरफ से हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। तो अभी भी वी आर लैकिंग समवेयर और द अदर। गेटिंग टू नो देयर लाइव्स इज मोर डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हम स्टोरी
स्टोरी सुन सकते हैं या फिर हम किसी और के रिकॉर्ड में पढ़ सकते हैं, बट डायरेक्टली उनके कम्युनिटी से या उनके लोगों से हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचना हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल हो जाता है। अब देखते हैं, yes, this can be done if you make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. Okay, and I think with this we have completed the first chapter of history, that is introduction, how, when and where. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, and stay connected to our channel for further videos, and thank you for watching.